जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये है टेस्ट नंबर 3 आपका। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप पे फर्ज है क्या भला टेस्ट अटेम्प्ट करना। पहले नंबर पे टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कशन सुनो, फिर फ्रूटफुल होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर अब आपने अगर डिस्कशन सुनना स्टार्ट ही कर दी है तो फिर सुन लो क्या बात है कि जो मैं तरीकेकार से आपको सॉल्व करवाऊंगा उसी तरीके से आपने सोचना है। तो एक्चुअली टेस्ट की डिस्कशन आपको सोचने का अंदाज सिखाती है, तो आप कैसे सोचते हैं और एक्चुअली कैसे करना होता है, यही डिफरेंस आपको समझाना है। लिक्विड्स मूव थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, द प्रेशर इज, प्रेशर के बारे में बात की जा रही है। अल्फा ऑप्शन को देखें, लोअर, ये कह रहा है लोअर, वेयर डायमीटर इज लार्ज, वेयर डायमीटर इज लार्ज। आराम से बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पीड जो होती है ना, स्पीड, इसका ताल्लुक डायमीटर के स्क्वायर के साथ होता है। तो अगर हम बात कर लें लार्ज डायमीटर की, तो लार्ज डायमीटर करेंगे स्पीड कम हो जाएगी। वेयर स्पीड इज लो प्रेशर विल बी हाई। इसका मतलब यह है कि स्पीड लो प्रेशर हाई। ये रॉन्ग। हायर वेयर डायमीटर इज लार्ज, ये बात ठीक है। डायमीटर ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। सेम थ्रू आउट द पाइप बट लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि पाइप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पाइप किस टाइप का है, यूनिफॉर्म डायमीटर का है, डिफरेंट डायमीटर का है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जब बीटा हमें मिल गई है तो यहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। सेकेंड हैंड जो वॉच का है, यानी 3 हैंड होते हैं वॉच के, और हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस, लेंथ जो होती है ना वो रेडियस होती है 1 सेंटीमीटर गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v की बात की गई है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, हमें v फाइंड आउट करनी है। वी नो वेल v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v फाइंड आउट करनी है हमने, तो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आंसर को हमने सेंटीमीटर में ही रखना है। रेडियस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर 60, क्योंकि सेकंड हैंड है ना, जो सेकंड हैंड होता है ना वो कंप्लीट रेवोल्यूशन 60 सेकंड में कर लेता है। तो 2 पाई बाई 60, ऑप्शन इज बीटा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें ऑलरेडी पता होती, आर हमें गिवन था, ओमेगा की वैल्यू यहां से आपने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंफॉर्मेशन है और ख्याल ये रखना है कि यूनिट कौन सा दिया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। सो एक टॉर इतने पास्कल के बराबर होता है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये तो यूनिट नहीं बन रहा उसका, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी यूनिट नहीं बन रहा। यूनिट को अगर आप गौर से देखें ये न्यूटन मीटर है, ये तो एनर्जी का यूनिट बन रहा है, ठीक है। अच्छा चलें, खैर इन बातों को छोड़े, एक बात तो ज़हन में रख लेना आपने कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये बराबर होते हैं। एक टार 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। एक टार बड़ा यूनिट है पास्कल की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज अ बॉडी वे मैक्सिमम। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है पोल के ऊपर। हमारी जमीन का स्ट्रक्चर या हमारी जमीन की शेप एलिप्टिकल है इस टाइप की, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जमीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जहां से पास करता है उसको कहते हैं पोल, और ये है इक्वेटर, यानी जो ज्यादा दूर के डिस्टेंसेस हैं वो इक्वेटर, यानी ये इक्वेटर है, ये भी इक्वेटर है। तो सेंटर से पोल करीब है, यानी रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। सो जमीन की ग्रेविटी मैक्सिमम कहां पे होती है? पोल के ऊपर।
तो जहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होगी वहीं पर वेट मैक्सिमम होगा। याद रखें, यहां पर एक और आपको बात बता दूं, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट पोल। कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि जमीन की रोटेशन थोड़ी फास्ट कर दी जाए तो पोल पे ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल डिक्रीज एट इक्वेटर। इक्वेटर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज हो सकती है। इक्वेटर पे रोटेशन का इफेक्ट है, ये हम कर नहीं सकते, ये काम इंसानों के बस का नहीं है कि जमीन की रोटेशन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर सवाल बनाने वाला सवाल बना ले 5, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हमें पता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स, ग्रेविटी की फोर्स सडनली डिसअपियर हो जाए, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल बी। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर आएगा 0। 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो जो सैटेलाइट है उसको सैटेलाइट को ग्रेविटी का काम सिर्फ ये होता है कि वो उसको बेंड करती है, स्पीड पे इफेक्ट नहीं होता। यानी अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जस्ट बेंड्स द पाथ। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिसअपीयर हो गई, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो गई, नो बेंडिंग। अब सीन ये होगा कि बेंडिंग नहीं होगी, बेंडिंग नहीं आनी, उसमें सर्कुलर पाथ रहना नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड वही रहनी है। जैसे आपने वो पढ़ा था एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द मड फ्लाइज, हम जानते हैं अलोंग टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अ स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड बॉल इज फॉलिंग, फॉल कर रहा है इन अ विस्कस लिक्विड। एक लिक्विड है जो कि विस्कस है, जब उसमें ऑब्जेक्ट ने फॉल करना है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट ने किसी ऐसे मीडियम में फॉल करना है जिसकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ है, जैसे पानी में फॉल कर रहा है, तो जब इसके अंदर फॉल करेगा तो इसके साथ क्या होगा? स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी v विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्यों भला? ड्यू टू ग्रेविटी। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन सीन सुनिएगा जरा, एफ नेट फोर्स होती है एफ ग्रेविटी माइनस एफ ड्रैग। ड्रैग फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती है, ये बढ़ती है, इसके नतीजे में एफ नेट फोर्स कम होते 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 0 पे पहुंच जाती है। जब ये 0 पे पहुंचती है तो उस टाइम वेलोसिटी कौन सी होती है? टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब है फोर्स डिक्रीज होती है। जैसे फोर्स डिक्रीज होती है वैसे ही एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होता है। एक ही बात है, फोर्स डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज। आइए जरा इन ऑप्शन से पूछते हैं कि जनाब तुम क्या बताना चाह रही हो हमें। अल्फा ऑप्शन को देखिए, ये पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों भला ये पॉसिबल नहीं है? रीजन ये है यार, वेलोसिटी थोड़ी सी बड़ी है, फिर उसके बाद टाइम के अगेंस्ट चलना शुरू हो गया ग्राफ। टाइम कभी रिवर्स नहीं हो सकता। तल हकीकत है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। टाइम कभी रिवर्स नहीं हो सकता, ना टाइम कभी रुक सकता है। लिहाजा टाइम का ख्याल रखिए, मिसमैनेजमेंट होने से बचाइए। टाइम को जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना ही फायदा होगा। टाइम कभी नहीं रुकता, ना टाइम कभी रिवर्स होता है। लिहाजा इस ऑप्शन का भी हम यही हाल करेंगे कि भाई ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन कह रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है? नहीं, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्म हो गई, एक्सेलरेशन कम होते होते कांस्टेंट हो गया, सॉरी 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया।
फोर्स कम होते होते जीरो हो जाती है, एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाता है। सी ऑप्शन में देखिए, यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसके बाद ये हो गया, यानी जब ये हो गया तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन जीरो, इसका मतलब है फोर्स जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। ये ऑप्शन ओके है। डी ऑप्शन में बहुत जल्द ये काम हो गया, इतनी जल्दी नहीं होता, कुछ टाइम लगने के बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विंड स्टॉर्म इज ब्लोइंग ओवर अ हाउस। घर के ऊपर जो है विंड स्टॉर्म ब्लो कर रही है, तो हम जानते हैं बड़ा मशहूर फिक्रा है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अब आप बताओ, घर की छत के ऊपर तेज तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, तो ऊपर स्पीड तेज, प्रेशर लो। रूम के अंदर हवा तेज नहीं महसूस हो रही है, रूम के अंदर हवा की स्पीड कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है। ये ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और तूफान छत को उड़ा के ले जाएगा। कैसे उड़ा के लेके जाएगा, ये हमें बर्नौली ने बताया। पहले दौर में लोगों के लकड़ियों की छतें होती थी, कच्चे मकान होते थे, तो तेज तूफान छतें उड़ा के ले जाता था, इसी वजह से कि स्पीड हाई होती थी, प्रेशर लो होता था। अब भी मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत सारी दी हैं अपने लेक्चर में, कि किसी कॉरिडोर के अंदर तेज, यानी बाहर जब तेज हवा चलती है, हमारे दरवाजे जोर जोर से जाके लगते हैं, खिड़कियां जोर जोर से बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर हवा की स्पीड ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। सेकंड हैंड का एंगल कितना होता है? 2 पाई। ये हर किसी का 2 पाई होता है, सेकंड हो, फर्स्ट हो, मिनट हो, आवर हैंड हो, मिनट हैंड हो। फर्स्ट की तो मैंने ऐसे बात कर दी, एंगल 2 पाई रहना है। और कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड। ये आ गया रेडियन पर सेकेंड। 2 डिवाइड बाय 60, 1/30 भी आ जाता है। आंसर हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अ सिलेंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विद वाटर एज शोन इन द फिगर बिलो। A hole should be bored so that the water comes out up to maximum distance. My dear students, maximum range की बात की गई है, याद रखें, ये वाली बात याद रख लेनी है आपने कि मैक्सिमम रेंज जो होती है ना, मैक्सिमम रेंज ये होती है h/2 के बराबर। यानी एक और अंदाज में मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसी दो हाइट जिनका सम बराबर हो, उन पर रेंज बराबर होगी। ये बात भी ध्यान में रख लेना। मसलन एक h/4 है और दूसरा 3h/4, इन दोनों पे रेंज सेम होगी, ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज, वो इसके मिडल में अगर ऑरिफिस होगा तो जो पानी फॉल करेगा उसकी ये वाली रेंज आर मैक्सिमम होगी। और वो पता कितनी होगी? इसकी हाइट से, यानी ये आर मैक्स पता कितना है? h/2 के बराबर है। ये h/2, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। रेंज मैक्सिमम किस हाइट पे होगी? h/2। टोटल जितनी भी हाइट होगी उसका हाफ करेंगे, उसके ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हो, 2gh। ये जो h होता है ना, ये होता है अबव द ओरिफिस, जहां पे सुराख होता है उससे ऊपर वाली हाइट। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम होता है h माइनस h इज इक्वल टू 1/2 GT²। यानी
ये h माइनस एच क्या है बोला? कैपिटल H है टोटल हाइट, टोटल हाइट, ये स्मॉल है अबव। तो इसका मतलब है कैपिटल H माइनस एच क्या हुआ, यहां लिख देता हूं, कैपिटल H माइनस एच होगा बिलो द ओरिफिस। बना लेते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल ये एक और हमने वेसल बनाया, इस वेसल में यहां पर एक ओरिफिस बना दिया, ये जहां से पानी बाहर आ रहा है। ये सुराख बना दिया। टोटल हाइट इसकी h है, ये वाली हाइट स्मॉल h है, तो ये वाली क्या हुई h माइनस एच। समझ आ गई? ऊपर वाली हाइट स्मॉल h, नीचे वाली हाइट h माइनस एच ही आएगी। तो जब भी टाइम फाइंड करना होगा तो हमें नीचे वाली हाइट की जरूरत पड़ेगी, या नीचे वाले डिस्टेंस। इन दोनों की मदद से जब हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज का फार्मूला होता है v इंटू टी। यहां से जब हम टाइम को सेपरेट कर लेंगे तो रेंज का फार्मूला आ जाएगा 2 इंटू एच इंटू एच माइनस स्मॉल एच। ये है रेंज का फार्मूला। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम से रेंज का फार्मूला आ गया। ये स्मॉल एच क्या है खुद ही बताओ? जहां पे सुराख होगा उससे ऊपर वाली हाइट। कैपिटल एच क्या है? टोटल हाइट। स्मॉल एच वही है ऊपर वाली। लेकिन अगर आप इस पूरे को देखें, ये इतना, ये क्या है? ये क्या है भला? ओरिफिस से नीचे वाली। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एच, और इसका नाम मैंने रख दिया S। अब आप बताओ क्या क्या होगा? ये क्या है? अबव द ओरिफिस, और ये क्या है भला? बिलो द ओरिफिस। रेंज फाइंड करनी हो तो जहां पे ओरिफिस होगा, सुराख होगा, ऊपर वाली हाइट नीचे वाली हाइट को जरब दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये ओरिफिस, ठीक है, यहां पे ऊपर है इसके 9 मीटर और नीचे है 4 मीटर। अगर आपसे कहा जाए रेंज निकालो, 2 9 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना सिंपल। 36 का रूट कितना आ गया? 6, 6 को 2 से जरब दी 12। इतनी डिटेल में जाने का मकसद सिर्फ यह था कि जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया उनको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर बता दूं, मैक्सिमम रेंज याद रखने वाली बात है, कैलकुलेशन इसकी हो जाती है। दूसरी बात मैंने आपको यह बात बताई, अगर दो हाइट प्लस करके टोटल हाइट आ जाए ना, जैसे ये वाली और ये वाली प्लस करके, तो इस जगह पे और इस जगह पे क्या बराबर होगी? रेंज बराबर होगी। ऐसी दो हाइट जिनको प्लस करें तो टोटल बन जाए, उस पर रेंज बराबर होगी। अगर h/4 पे सुराख निकलेगा, 3h/4 पे सुराख निकलेगा, उन दोनों की रेंज बराबर होगी। 10 A car is taking a turn on a level road. It may be thrown outward because of lack of centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी की वजह से ऐसा होगा। ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स तो ये काम ही नहीं करवाती, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वेट की वजह से भी ये ऐसा काम नहीं हो सकता कि उसको थ्रो कर दे, वेट तो डाउनवर्ड लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 A girl sits near the edge of a rotation circular platform.
if the girl moves from circumference toward the center of the platform, वो सेंटर की तरफ आ रही है, then the angular velocity of the platform will, एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की एक्चुअली याद रखिएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसने रहना है कांस्टेंट हर सूरत। जब इसने कांस्टेंट रहना है तो इसका मतलब यह हुआ कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा। वो जो आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि एक पर्सन है, वो रोटेटिंग चेयर पे बैठा है, तो ऐसे बाजू को ओपन करेगा तो वो स्लो स्पीड से मूव करेगी, ऐसे करेगा तो वो तेज रोटेट करना शुरू हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या कि वो जो प्लेट थी इस तरह से इसके अराउंड वो रोटेट कर रही थी, अब वो गर्ल जो है वो इस तरफ को आ रही है। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। व्हेन अ फॉग ड्रॉपलेट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड देन इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यार ये जो लफ्ज लिखा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है फोर्स। तो फॉग ड्रॉपलेट ने क्या किया, मैक्सिमम स्पीड यानी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली। जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाएगी तो फोर्स जीरो हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। 13, अ टैंक ऑफ हाइट 5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, देयर इज अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इट्स बॉटम। ये एक टैंक है, बना लेते हैं। इस टैंक की बॉटम में एक सुराख बनाएंगे, यहां से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है वाटर। ये एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल ऑफ वाटर है, इसमें से फॉल कर रहा है वाटर। The initial volume of water that will come out from this hole per second is, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम पर सेकेंड यानी रेट ऑफ फ्लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो एरिया इनटू वेलोसिटी, यही तो फ्लो रेट होता है या वॉल्यूम ओवर टाइम। एरिया की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया की जगह पे हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁴। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। वेलोसिटी हमें नहीं पता लेकिन अकल है। वेलोसिटी का फार्मूला अभी अभी पिछले सवाल में दिया था 2gh। 2g की वैल्यू है 10 और उस टैंक की हाइट कितनी है 5 मीटर। यहां पे हमने लिखा 5। ओके, A इंटू वी इज इक्वल टू 5 टू द 10, 10 द 100, 100 का रूट आ गया 10, तो 10 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया इंटू वेलोसिटी एक्चुअली वॉल्यूम ओवर टाइम होता है, तो एरिया ओवर वी एक्चुअली वॉल्यूम ओवर टाइम होता है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज आल्सो रो। क्या आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पता है? मैंने आपको लिखवाया हुआ है 2gr² रो माइनस सिग्मा ओवर 9 ईटा। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये माइनस सिग्मा नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया। याद रखें
ये ऑब्जेक्ट का होता है जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, और ये है मीडियम, उसकी डेंसिटी है। अब दोनों बराबर हो गए, रो इज इक्वल टू सिग्मा, ये दोनों इक्वल है। जैसे अगर ये 5 है फॉर एग्जांपल है, तो ये भी 5 है। 5 माइनस 5 0, 0 इंटू समथिंग 0, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी फिर उसकी क्या हो जाएगी 0। ऐसे समझ लो कि ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर वाटर मौजूद है, और इस वाटर के अंदर वाटर ही गिरता है, वाटर का एक बुलबुला ये इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो क्या ये गिरता जाएगा? नहीं, ये गिरेगा नहीं, ये उसका हिस्सा बन जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। आप समझ आ गई? एयर है, एयर के अंदर एयर ही गिरे, या हनी, किसी का नाम तो नहीं, तो अगर शहद के अंदर थोड़ा सा और शहद डाल दें तो क्या वो उस वेसल के अंदर नीचे तक जाएगा? नहीं, वो वहीं पे रुक जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ गए हो? मैंने फार्मूले से भी समझा दिया। 15 पर्सन जंप 6 फीट ऑन अर्थ देन ही कैन जंप ऑन। कितना मजा आए अगर आप मून पे चले जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी जो होती है ना, सॉरी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ डिवाइडेड बाय 6। मून पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू 6 गुना कम हो जाती है, तो 6 गुना अगर कम होगी तो 6 गुना ज्यादा बड़ा जंप हो जाएगा। सोचो अगर ग्राउंड हो चांद पे तो कितने लंबे लंबे छक्के जाएं, और अगर आप यहां पे ऐसे जंप करते हैं 1 फुट का 2 फुट का, वहां पे 12 फुट, इसका मतलब वहां पर दीवारें या घरों की दीवारें भी बड़ी बड़ी ऊंची रखनी पड़ेंगी, नहीं तो कोई भी जंप करके आपके घर में घुस जाएगा। ठीक है, ग्राउंड 6 गुना बड़े रखने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, ऐसे लगाई है हिट वो 6, और आपको पता है मैच देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेलीस्कोप लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, 8 spherical raindrops of the same mass and radius are falling down with a terminal velocity of 6 centimeter per second। ठीक है, हर किसी की, यानी 8 ड्रॉपलेट हैं, हर कोई 8, सॉरी इनमें से हर कोई 2 3 और 3 6 और 2 8, हर कोई 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। फिर क्या हुआ, वो सारे मिक्स हो गए, एक बन गया। मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, लंबे चक्कर में नहीं हम पढ़ेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जितने भी हैं वो n है, n की पावर लिखेंगे 2/3, ये शॉर्टकट है, इनटू 1, यानी किसी एक की स्पीड, तो ये आ जाएगा, या यूं कह लें न्यू। n कितना, 8 की पावर है 2/3, और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको लिख लो 2, और 2/3, इसको तो 2 की पावर 3 और 2/3 इंटू 6, 3 3 से कट गया, 2 2 दा 4, 4 6 दा 24, 17। ये मैंने अपने लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आ रही फ्लूइड डायनामिक्स की तो लेक्चर सुनिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वाटर फ्लो थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल parts A, B, C are 25, 5, 35. Which part has highest velocity? बहुत आसान सी बात है, जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो सबसे कम एरिया आपको नजर आ रहा है इसका, तो यहां से ये स्ट्रीम लाइन हाई स्पीड से मूव करेंगी। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। विच ऑफ द टर्म इन बर्नौलीज इक्वेशन P + 1/2 ρv स्क्वायर प्लस ρ gh इज इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट प्रेशर। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा होगा, तो मैं अब अल्फा ऑप्शन होगी, मैं आपको फिर बता दूं, ऑप्शन आएगी
पहले सुन लो, ये है स्टैटिक प्रेशर, ये है एलिवेशन प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी प्रेशर यानी ड्यू टू एलिवेशन, यानी वाटर के अंदर कैपेसिटी होती है फॉल करने की यानी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। और ये है डायनामिक प्रेशर। तो है तो सारे प्रेशर ना, इन सब के यूनिट एक जैसे हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, वो रुके हुए पानी का यानी स्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी प्रेशर पानी खड़े हुए पानी का, रुके हुए पानी का एलिवेशन की वजह से जो प्रेशर होगा, और यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कह लें। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड रीचेज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द ड्रैग फोर्स। नहीं, जब दो फोर्सेस बराबर हो जाती हैं और नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जब ये दोनों इक्वल होगी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 20। फ्लूइड ड्रैग इज अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड। ये डेफिनेशन है फ्लूइड ड्रैग की। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। आप जानते हैं बेसिक डेफिनेशन है। 22, इन स्टेडी स्ट्रीमलाइन लैमिनार फ्लो द पार्टिकल्स ऑफ अ फ्लूइड फॉलो स्मूथ पैरेलल पाथ दैट डू नॉट क्रॉस। बेसिक डेफिनेशंस हैं। इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की लाइनें आएंगी, लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूं। आप पास पेपर उठा के देख लें, मेरे लेक्चर को देख लें, आसान सवाल आए हैं। तो मैंने जहां पर मीडियम लेवल के या थोड़े हार्ड क्वेश्चन रखे थे, साथ साथ मैंने ये भी सवाल रखे ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिले और इस तरह के सवालों में गलती भी नहीं करनी। द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू क्यों होता है भला? हाई स्पीड की वजह से होता है। ये बात आपको बार बार लेक्चर में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड रेजिस्टेंस टू मोशन द डोमिनेंट फ्लो कंडीशन इज। ज्यादातर हमारी डेली लाइफ में टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये लिखा ना मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल टर्बुलेंट फ्लो की है। आइडियल फ्लूइड में बहुत कम, मतलब वो जो लैमिनार फ्लो है वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, वो बहुत कम रेयर केसेस में होता है। 25, the equation of continuity AB is equal to constant for the flow of an ideal and incompressible fluid implies that, ये आपको पता ही है, बहुत आसान है। the volume rate is same at all points, यानी अगर ये पाइप है इस तरह से यूं, तो हर जगह पे पाइप के अंदर किसी भी जगह पे वॉल्यूम ओवर टाइम सेम रहता है। यहाँ पे किसी भी जगह पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम ओवर टाइम कांस्टेंट। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। ये बेसिक हैं, ये पास्ट में आ चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इफ द पाइप नैरोज टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.25। यार पता क्या हुआ, एरिया हाफ हो गया, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो एरिया हाफ हुआ तो वेलोसिटी डबल हो जानी है। तो वेलोसिटी 2 है तो 2 का डबल कितना हुआ 4। 28, इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब बर्नौलीज इक्वेशन P प्लस हाफ रूट ऑफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट सिंप्लीफाइज टू शो दैट, जी जनाब, प्रेशर इज लोअर वेयर द फ्लूइड स्पीड इज ग्रेटर। ये इसकी सिग्नेचर लाइन है, इस यूनिट की सिग्नेचर लाइन है, इसलिए इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। बर्नौलीज इफेक्ट इन ब्लड फिजिक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होता है? यानी कि वो जो वेन्स होती है ना ब्लड की, उसमें किसी जगह पे ब्लड रुका हो तो एक उभार सा बन जाता है। सो ब्लगिंग एरिया इन अ ब्लड वेसल, इफ द ब्लड वेसल वाइडन्स द ब्लड फ्लो स्लोज डाउन लीडिंग टू। अब जरा देखें,
स्लोज डाउन का मतलब है स्पीड कम हो गई है, तो स्पीड कम होने से क्या होगा, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विच कैन फर्दर स्ट्रेस द वेसल वॉल। तो वेसल वॉल वो फट भी सकती है प्रेशर बढ़ने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फॉर हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ फ्लो द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ये भी पास्ट में आ चुका है, यकीन माने ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई दफा सवाल आ चुका है। 31 A fluid flow through a horizontal pipe that has a constriction यानी narrowing the middle where is pressure in the fluid the lowest। जहां पे कंस्ट्रिक्शन होगी, कंस्ट्रिक्शन यानी नैरोएस्ट पॉइंट, आपकी सहूलत के लिए ये लिख भी दिया गया। 32 आसान आसान सवाल है आगे, तेज से इसलिए जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ प्रेशर डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। जी जनाब, बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है प्रेशर डिफरेंस को, तो ऑप्शन है डेल्टा, अ फास्टर मूविंग फ्लूइड एक्सर्ट अ लोअर प्रेशर ऑन द सराउंडिंग्स। अल्फा ऑप्शन में लिखा फास्टर मूविंग फ्लूइड एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर, तो फास्टर मूविंग ग्रेटर प्रेशर नहीं, स्लोअर मूविंग लोअर प्रेशर ये भी गलत। सी में देखें, अ प्रेशर डिफरेंस कैन ओनली राइज फ्रॉम अ चेंज इन हाइट, ये भी नहीं है, प्रेशर आता है स्पीड की वजह से। 33 अ गार्डन होज विद अ नोजल अटैच्ड इज a practical application of Bernoulli's principle when the nozzle is partially closed the area reduce हुआ, the water speed increase, what happened to the water pressure ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये मैं वैसे आगे गुजार रहा हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल along the axis of rotation, all angular quantities are along the axis of rotation। A disk rotates such that it complete 2.5 revolution, what is this angular displacement in radian? Angular displacement theta, theta होता है 2 पाई for 1 revolution, एक रेवोल्यूशन के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 पाई इतने रेवोल्यूशन के लिए, तो ये कितना आ गया, 2.5 को 2 से तरफ किया तो आ गया 5 पाई, आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश, यहां पर सवाल में लिखा करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ डिग्री एंड अ रेडियन, करेक्टली डिस्टिंग्विश। अब पहला आंसर देखिए, रेडियन इज डायमेंशनलेस, ये बात ठीक है, व्हाइल अ डिग्री इज डायमेंशनफुल, ये बात गलत है, ये भी डायमेंशनलेस होता है, ये बात गलत है। बीटा ऑप्शन देखें, वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द डायामीटर, ये बात गलत है, यहां रेडियस आना चाहिए था, फिर ये बात ठीक थी। चार्ली ऑप्शन है, बोथ आर डायमेंशनलेस बट द रेडियन इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस, ये बात ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर होता है, तो आंसर रेडियन में आता है। आगे देखें, व्हाइल अ डिग्री इज एन आर्बिट्रेरी सब डिवीजन ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये बात भी ठीक है, 1 डिग्री होता है, एक रेवोल्यूशन को 360 से डिवाइड कर दें, सो आंसर सी इज करेक्ट। आगे लिखा है, रेडियन इज अ लार्जर देन डिग्री, ये बात है ठीक फॉर ऑल प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक हो गया ना, करेक्टली डिस्टिंग्विश दोनों को डिफाइन किया गया, तो ये बेस्ट ऑप्शन देखना। कभी कभी 2 ऑप्शन ठीक होती हैं, अगर चार्ली ना होता तो डेल्टा ठीक था। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स का मतलब है टेंजेंट, यानी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और एक्सेलेरेशन रेडियल का मतलब है सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन होता है। वेलोसिटी रेडियल एंड एक्सेलेरेशन इज ट्रांसवर्स, ये बात गलत है, वेलोसिटी रेडियल नहीं होती, ये बात भी गलत है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर रेडियल, ये बात भी गलत है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर ट्रांसवर्स, दोनों टेंजेंशियल नहीं होते। एक्सेलेरेशन किधर होता है, एक्सेलेरेशन रेडियल होता है, यानी अलोंग द सेंटर, यानी आप ऐसे बना लो, वेलोसिटी किसी भी जगह पे अलोंग द टेंजेंट होगी और एक्सेलेरेशन अलोंग द सेंटर होगा। 38 द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन एज 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। सिस्टम इंटरनेशनल में करना है, 60 इंटू 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं, और यहां 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से कट गया, 2 पाई आंसर आ गया। 39
कंसिडर अ पॉइंट ऑन एज ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट रिगार्डिंग इट्स लीनियर एक्सेलरेशन। अब एक पॉइंट है जो कि रोटेटिंग डिस्क के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं किसी भी जगह के ऊपर। वो पॉइंट सपोज यहां पे ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है। इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड रेडियस ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज प्योरली टेंजेंशियल एंड डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। अब जरा चेक करें पहले वाली ऑप्शन को। इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड रेडियस, यानी इसका लीनियर एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। आपको पता होना चाहिए ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ए टी तो 0 है, इसमें ये 0 है क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट। अब जरा सुनिए, कंसीडर अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क। वो जो पॉइंट है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि डिस्क है ना, डिस्क के ऊपर वो पॉइंट है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है। इसमें कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए आर अल्फा वाला फार्मूला गलत होता है। AT इज इक्वल टू आर अल्फा वाला फार्मूला करेक्ट होता है। याद रखना AT क्या होता है? टेंजेंशियल है, वो भी लीनियर ही। तो इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड रेडियस। इट्स के पास लीनियर एक्सेलेरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ये फार्मूला नहीं बनता। आगे आए, इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज प्योरली टेंजेंशियल एंड डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसमें है ही नहीं, अभी अभी बात की है, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है। इट्स टोटल लीनियर एक्सेलेरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स एंड द सेंट्रीपिटल कंपोनेंट डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। ये बात ठीक है। इट्स टोटल, यानी ये देखें, टोटल लीनियर एक्सेलेरेशन होता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अंडर रूट। ये टोटल लीनियर एक्सेलेरेशन होता है। इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज 0 इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका लीनियर एक्सेलेरेशन 0 होगा नहीं, इसका लीनियर एक्सेलेरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये बातें तब समझ आएंगी जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा। 39 के बाद है 40, क्योंकि वहां पर मैंने पूरी बातें समझाई हुई हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है। 40, टू व्हील A and B have radii in the ratio 1:3 and their angular velocities are in the ratio 6:1. What is the ratio of linear speed? VA over VB is equal to, V का फार्मूला होता है V is equal to R ओमेगा। तो V दोनों का R सेम है। टू व्हील्स A and B have radii in the ratio, नहीं रेडियस की रेशियो 1:3 है, R1 over R2 यानी RA over RB इंटू ओमेगा A over ओमेगा B। टू व्हील्स A and B have radii in the ratio 1:3, ये रेशियो है 1:3। एंगुलर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो 6:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्पीड्स? VA over VB। तो क्या आंसर आ गया? 2:1, 3 to the 6, 41। A wheel initially at rest is given a constant angular acceleration of 2 radian per second square। अल्फा की वैल्यू है 2। आफ्टर 5 सेकेंड्स टाइम की वैल्यू है 5 सेकेंड। What is the magnitude of tangential acceleration of a point located 0.5 मीटर, यानी R कितना? 0.4 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पूछा गया है। अब आपको पता है AT इज इक्वल टू आर अल्फा।
ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। आर की वैल्यू है 0.4, एल्फा की वैल्यू है 2, 0.8। टाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट? ये बाकी फार्मूले 43। A flywheel rotate with a constant angular velocity. Which of the following quantities for a point on the rim must be zero? ये बात अभी अभी आपको पढ़ाई है। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जब कांस्टेंट होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, अल्फा भी जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 44। The angular velocity of flywheel increases from 0 to 40. 0, 40, time 8 सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पूछा गया, ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ ओवर 2 इंटू टी। ओमेगा आई 0 प्लस 40 ओवर 2 और टाइम कितना है 8। 160। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज नॉन जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू एट एनी पॉइंट? अल्फा नॉन जीरो है, इसका मतलब है 80 प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो का मतलब पता क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मस्ट बी चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज होगी। इसने क्या करना है? वेलोसिटी को बदलना है। बीटा ऑप्शन देखें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंक्रीजिंग। अब इसमें दो सीन हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। क्यों भला? अल्फा नॉन जीरो का मतलब दो होते हैं, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव। क्योंकि हमें सवाल के अंदर क्या बताया गया? हमें क्वेश्चन में बताया गया कि अल्फा जीरो नहीं है। जीरो ना होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है। ये अगर पॉजिटिव होगा तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये जो लफ्ज लिखा है ना मस्ट बी, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकती। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी चेंजिंग। डायरेक्शन जरूरी नहीं है चेंज हो, ठीक है ना। अल्फा का दो काम होते हैं, डायरेक्शन बदलता है या मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड बदल जाए, मस्ट बी नहीं होना चाहिए। मस्ट बी की वजह से ऑप्शन नहीं है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो। ये चेक करें, ये तो हमने कहा प्रेजेंट है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। अब आपने बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। डिस्कशन इफेक्टिव तब होती है जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया हो, जब आपने लेक्चर लिया हो। उम्मीद है कि अगला टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप प्रॉपर पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन लेंगे। होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।